नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्लोबल एटिकेट के बारे में। देखिए, आज की दुनिया में हम सब ऐसी टीमों में काम कर रहे हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं, है ना? तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे काम करने का तरीका दूसरों से कितना अलग हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि मुझे ईमेल भेजा और उसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा निकाल लिया गया? हम सबके साथ होता है ना? और ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर मजे की बात यह है कि अक्सर इसमें किसी की गलती नहीं होती। दरअसल ये सब होता है एक अदृश्य, एक इनविजिबल कल्चरल लेंस की वजह से। सोचिए, ये एक ऐसा चश्मा है जो हम सब ने पहना हुआ है। यही चश्मा तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं, और हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो चलिए इसी लेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही जानेंगे कि आखिर वर्क प्लेस पर कल्चर का मतलब क्या होता है और कैसे ये हमारे हर छोटे बड़े काम पर असर डालता है। तो कल्चर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी ग्रुप के अनकहे नियम हैं। यही नियम तय करते हैं कि भाई ज़रूरी क्या है, बॉस से बात कैसे करनी है, मीटिंग्स कैसी होंगी। ये किसी भी कंपनी का आप कह सकते एक अनलिखा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। और ये बहुत अलग हो सकता है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में लोग अक्सर सीधे पॉइंट पर आते हैं, कट टू द चीज़। वहीं कई ईस्टर्न कल्चर्स में बातचीत थोड़ी घुमा फिरा कर होती है, इनडायरेक्ट होती है, और पद का, हायरार्की का बहुत सम्मान होता है। देखिए, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, बस अलग है। तो सवाल ये है कि इन अंतरों को समझें कैसे। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत काम का फ्रेमवर्क है। चलिए इसे कल्चरल कोड कहते हैं। ये कोड हमें इन अदृश्य नियमों को डिकोड करने में, समझने में मदद करेगा। तो पहला कोड है पावर डिस्टेंस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी कंपनी में लोग अपने बॉस और सीनियर्स को किस नज़र से देखते हैं? क्या बॉस का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, या फिर वो किसी अलग ही ऊंचाई पर बैठे हैं जिनसे मिलना तक मुश्किल है? बस यही है पावर डिस्टेंस। जैसा कि यहां दिख रहा है, हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स में हायरार्की यानी पद का बहुत सम्मान होता है। बॉस के फैसलों पर सवाल उठाना तो सोचा भी नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ लो पावर डिस्टेंस वाले माहौल में बराबरी और खुलेपन का कल्चर होता है। वहां एक जूनियर भी अपने सीनियर को चैलेंज कर सकता है। हमारा अगला कोड है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, यानी व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता। मतलब कामयाबी किसी एक इंसान की मानी जाती है या पूरी टीम की? ये एक सवाल वर्क प्लेस की पूरी डायनामिक्स को बदल सकता है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है मैं बनाम हम। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में पर्सनल अचीवमेंट की वाहवाही होती है, मैंने ये किया, जबकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर में टीम की भलाई और टीम की सफलता सबसे ऊपर होती है, हमने ये किया। चलिए अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की, यानी अनिश्चितता से बचाव। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिन्हें नियम, प्लान्स, एकदम क्लियर स्ट्रक्चर बहुत पसंद होता है। उन्हें अनजान चीज़ों से, अनसर्टेनिटी से एक तरह की बेचैनी होती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ कल्चर ऐसे हैं जो अनिश्चितता में भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ही टीम मीटिंग में कुछ लोग चाहेंगे कि एकदम डिटेल्ड एजेंडा हो, सब कुछ पहले से तय हो, और वहीं दूसरे लोग शायद बिना किसी फिक्स प्लान के भी आइडियाज पर बात करने में ज्यादा खुश होंगे। अगला कोड है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी। अब ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर इसका मेल या फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज की वैल्यूज के बारे में है। क्या समाज में सक्सेस, कंपटीशन और मुखर होने को ज्यादा महत्व दिया जाता है, या फिर सहयोग, केयरिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को? तो जो मैस्कुलिन कल्चर्स हैं, वहां लोग सबसे बेस्ट बनने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, जबकि फेमिनिन कल्चर्स में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने पर ज्यादा जोर देते हैं। और हमारा आखिरी कोड है टाइम ओरिएंटेशन, यानी समय को देखने का नजरिया। क्या टाइम एक सीधी लाइन है जिसका सख्ती से पालन करना है, या फिर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है जिसे थोड़ा मोड़ा जा सकता है? ये नज़रिया डेडलाइंस और मीटिंग्स को लेकर हमारे बिहेवियर पर बहुत गहरा असर डालता है। जैसे लीनियर टाइम वाले कल्चर में मीटिंग 10 बजे है, मतलब ठीक 10 बजे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। लेकिन फ्लेक्सिबल टाइम वाले कल्चर में एजेंडा या डेडलाइन बस बातचीत शुरू करने का एक पॉइंट हो सकते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। अच्छा, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बहुत फॉर्मल मीटिंग चल रही है। एक फ्रेंच कलीग जिनके कल्चर में ह्यूमर काफ़ी आम है, बातों बातों में एक मजाक कर देते हैं। लेकिन उनके मिडिल ईस्टर्न पार्टनर, जहां फॉर्मेलिटी बहुत ज़रूरी होती है, वो इस मजाक को शायद गलत समझ सकते हैं। तो यहाँ गड़बड़ क्या हो सकती है? देखिए, फ्रेंच कलीग का इरादा तो शायद बस माहौल को थोड़ा लाइट करने का था, लेकिन इससे बेअदबी या गैर पेशेवर रवैया भी समझा जा सकता है। ये सीधे सीधे पावर डिस्टेंस और अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जैसे कल्चरल कोड्स से जुड़ा मामला है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे पहले तो इस अंतर को पहचानिए, फिर थोड़ी समझदारी और एम्पैथी के साथ सिचुएशन को संभालिए, शायद ये समझाकर कि ह्यूमर को लेकर सबके तौर तरीके अलग होते हैं, और आखिर में सबका ध्यान वापस मीटिंग के असली मकसद पर ले आइए। यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती ये मान लेना कि मेरा तरीका ही यूनिवर्सल है। ये भी याद रखिए कि चुप्पी का मतलब हमेशा ना नहीं होता, और मजाक या जेस्चर्स का मतलब हर जगह अलग हो सकता है। और हाँ, समय की धारणा भी हर जगह एक जैसी नहीं होती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि हमें मिलकर काम करने के लिए एक दूसरे के बीच पुल बनाने होंगे। इसका मतलब दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना और उसके हिसाब से खुद को ढालना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो स्किल हम अपने अंदर डेवलप करते हैं उससे कहते हैं कल्चरल इंटेलिजेंस। यकीन मानिए, आज के ग्लोबल वर्कप्लेस में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये विश्वास बनाने और जाहिर है बेहतर नतीजे हासिल करने में मदद करती है। तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज हमने जो भी समझा है उसके आधार पर ऐसा कौन सा एक छोटा कदम है जो हम सब अपनी कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं? शायद अपने किसी दूसरे देश के कलीग से उनके कल्चर के बारे में बस पूछ लेना। सोचने वाली बात है।